अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद है। इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। इंतखाबात का बिल आखिर ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। एक मरासला जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जो काम है उसका जायजा लेने के बाद यह फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें 27 सितंबर को जारी कर दी जाएंगी, जिसके बाद इस इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी हो जाएगी और फिर 14 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को हंगामी मरासला अरसाल करते हुए आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म भी दे दिया है। कुछ सियासी जमातों का रद्दमल भी सामने आ रहा है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान है इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। मेंबर कोर कमेटी और रहनुमा पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी ने एक टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है, इससे आगे जाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख देने से गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो होगी और ये फैसले को जो है चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख देने से गैर यकीनी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ये भी मुतालबा कर रही है कि तारीख दे दी जाए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि तमाम जमातों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अब क्या इंतखाबात होंगे या नहीं, क्या जो गैर यकीनी है इंतखाबात के हवाले से वो खत्म होगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहबा मौजूद है। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया आपके। सबसे पहले तो मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? क्या जो है वो आपका रद्द-ए-अमल है इलेक्शन कमीशन के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के ऐलान पर? देखिए अजहर साहब, ये एक मेरी नज़र में और पार्टी की नज़र में पीपल्स पार्टी ने इसका, देखिए, दो बातें। एक तो आईनी मुद्दत की बात की थी मुस्तकिल मिजाजी से, और दूसरी बात ये कि देखिए उन्होंने हल्का बंदियों का एक शेड्यूल दिया है। काफ़ी स्पेसिफिक बातें, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज बातें की गई हैं उसमें। डेट या तारीख या इलेक्शन शेड्यूल जो है वो मैं आपसे साफ बात करूंगी नहीं दिया है। तो ये कहना कि एक आखिरी हफ्ते में होगा, ये मेरी नज़र से पहली दफ़ा गुजरा है अपने सियासी तजुर्बे में। मैंने पाकिस्तान में हमेशा, एक तो इलेक्शन एक दिन में होते हैं, फिर वो डेट होती है जी जिसके मुताबिक हर चीज़ चलती है, यानी कि डेट अनाउंस हो जाती है, उसके बैकवर्ड्स सारा कैलेंडर चलता है। इधर है कि हम हल्का बंदियां करेंगे, वक्त गुजरता जा रहा है और एक रफ वीक अनाउंस हुआ है कि जी इस हफ्ते में होंगी। तो तज्जिया इस पे क्या करना, तबसरा क्या करना, क्योंकि ये तो अभी तक डेट तो, तारीख तो नहीं दी गई, ना शेड्यूल दिया गया है। जबकि इसके बरक्स जो हमारी बातचीत हुई थी उनसे इलेक्शन कमीशन में, बहुत खुशगवार माहौल में, और उन्होंने बिल्कुल इस बात का एतराफ़ किया था कि पीपल्स पार्टी एक तजुर्बेकार जमात है और उनका हमारा मौक़िफ़ जो है वो उसमें आईनी, ख़ासतौर से आईनी और जमहूरी वज़न है। तो उन्होंने कहा ये बातें ज़रूर हम अब बिल्कुल नोटिस में लाएंगे, बरूए कार रखेंगे, सब अपने फैसले करते हुए हम आपस में कंसल्ट करेंगे। और फिर कहा कि हम आपकी बातें सुनने के बाद ये समझते हैं कि जी जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि हल्का बंदियों का भी हमने उनसे यही बताया कि आप किस तरह करेंगे। तो भी टोल्ड देम कि ये तरीकेकार की भी बात हुई, काफी पेचीदगियों में बात हुई। तो अब जो अनाउंसमेंट, तो देखिए तबसरा तो तब हम करें जब डेट हो ना। ठीक, लेकिन इस पे पीपल्स पार्टी उन जमातों में से थी जिनके एतराजात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे और इलेक्शन कमीशन को ये कह रही थी कि जल्दी की जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन जल्दी कर रहा है, तो इस ऐलान से क्या पीपल्स पार्टी मुतमईन है या नहीं? ये देखिए बात मुतमईन की नहीं है, इत्मीनान की नहीं है। इत्मीनान तो ज़ाहिर है सारे मुल्क में तभी होगा जब एक तारीख होगी मेरे भाई,
और तारीख ही डेट ही अनाउंस होती है, सारी दुनिया में कोई हफ्ता नहीं अनाउंस होता है। हमारे यहाँ वो रोलिंग इलेक्शंस का तो वो तरीका है नहीं, ना रिवायत है, एक दिन ही मोस्टली इलेक्शंस होते हैं जी। और तो ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब मुल्क में इतनी सियासी एक इश्तियाल फैला हुआ है, एक बेयकीनी की सूरत हाल है, इक्तिसादी हालात भी जाहिर है सियासी इस्तेकाम से ही जुड़े रहते हैं, तो इस सूरत हाल में जमहूरियत और आइन की पासदारी इस आइनी इदारे की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक अकेले पीपल्स पार्टी और एक टीवी में नुमाया एंकर की तो नहीं होगी कि हम ये सवाल जवाब करें और हम ये डिस्कस करें। ये एक और मुझे जरा सा ये खटकता है कि ये जो हमारी बुनियादी हुकूक में से है, इसमें हमें इतना तगोदो करने की क्या जरूरत होनी चाहिए कि भाई हम डेट के लिए क्यों इतना और हम मोतरज नहीं होना चाहते हर बात में। हम ये नहीं कहना चाहते कि देखिए इलेक्शन कमीशन अपने दायरे से बाहर हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये उनका काम है कि राह हमवार रखें, लेवल प्लेइंग फील्ड रखें और बिल्कुल गैर मुतनाज़ा एक इलेक्शन करें। तो जो आप मुल्क में सूरत हाल देख रहे हैं जी, वो तभी सेटल होंगे, तभी एक मुल्क में आई थिंक आगे जाने की या तरक्की की रविश तो तभी होगी जब सबको पता चलेगा कि फैसला करने वाली सही या गलत जैसे भी वो हुकूमत होगी। अब इंटरम में कभी कुछ होता है, कभी हाँ होता है, कभी ना होता है, कभी लंबी पॉलिसीज अनाउंस होती हैं और फिर जाहिर है फिर उन पर रद्द अमल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके पास इख्तियारात ही नहीं है। जितना भी हमने एक्सपोजर इंडिसिशन के लिए रोका हुआ है, जितना भी हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट्स भी किए थे कि जी कोई पाकिस्तान को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मल्टीलैटरल एक्सपोजर आपका इतना, आपके कर्जा जात इतने, इसका हुजूम इतना ज्यादा हो चुका है, डबल हो चुका है पिछले हुकूमत के, पीटीआई की हुकूमत में 4 साल में, कि अब हालात बहुत अबतर हो गए। तो ऐसा ना हो, इट डजंट मीन कि आप और मतलब अनसर्टेनिटी ले आए मुल्क में। ये एक खतरनाक मिक्स हो सकता है जी जाते हुए आगे। स्टॉक मार्केट्स भी रिएक्ट करती हैं, हर चीज इस पे ही रिस्पॉन्ड करता है। डायरेक्ट खारिया तो मैं नहीं कहूंगी, ये बात आप ठीक है, लेकिन शहरी रहमान साहब, इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाबात के शेड्यूल में अब ये ताखीर की, आपको वजह क्या नजर आती है? आपकी अपनी राय उस पर क्या है? किस तरह से देखती हैं कि क्या मुमकिन वजह हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन ये देर कर रहा है? इलेक्शन कमीशन को जो भी वक्त दरकार है, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि आपको याद होगा उन्होंने कहा कि हम तो 60 दिन में करने तैयार हैं। मतलब हमसे तो यही बात हुई थी और 1-2 दफा पब्लिक में भी उन्होंने ये बात की। इलेक्टोरल रोल्स की भी तैयारी कोई एक ट्रिगर नहीं करती कोई डेट, वो तो चलता रहता है पूरे साल। अगर लोगों को ये ख्याल है कि इलेक्टोरल रोल्स का मसला है, वो चलता रहता है और वो अपडेट होती रहती है। ये अपना काम ऐसा तो जानते हैं जी, और उनके सूबों में भी काम चल रहे होते हैं। इशू ये है कि देखिए, अब आप कहें कि जी आप ये मुबहिम सूरत हाल को पर ग्रिप लें और समझें कि मुल्क में हर अतराफ ये सवाल उठ रहा है कि भाई इलेक्शन होगा नहीं होगा। ये बात हो रही है, अब मैं तो समझती हूँ होना इसमें नागुज़ीर है, ये तो होना पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि अब आपने पूछा कि ताखीर क्यों हो रही है, उन्होंने तो कहा था हम 60 डेज में भी करने तैयार हैं। तो ये सवाल तो आप उनसे करें ना, मैं तो उनके हवाले से ये जवाब नहीं दे सकती। और फिर मैं तज्जिया करूं, हमने तो उनसे डिस्कस किया था कि हल्का बंदियां जो हैं, आपके 2 तरीके हैं कि आप पुरानी पे काम करें, या अगर आपने जरूरी समझा के नए पे करना है तो आप उसको, क्योंकि सीटें तो आगे नहीं जा रही ना, नंबर्स तो नहीं बढ़ रहे। ये तो एक बहुत अहम पॉइंट है कि नंबर्स जब नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो जब वो नहीं हो रहा तो आप फिर देखें सूरत हाल मुल्क में, और आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो एक हमने उनको फॉर्मूला भी बताया, आप कोई इसमें अब देखिए, वहां उन्होंने कहा था कि ये बात बाहर ना जाए, फोन्स भी ले लिए थे। अगली मीटिंग में तो शायद मैं 4 को तो मैं मुल्क में भी नहीं होंगी, लेकिन असल इशू तो अब उनके सामने एक है।
वो ये क्लैरिटी से अनाउंस कर दें ये डेट है जी। और फिर देखिए, कोई, फिर मैं कह रही हूँ, कोई सिल्वर बुलेट नहीं, जादू की छड़ी नहीं कि हर चीज सेटल हो जाएगी। फिर एक और प्रोसेस चलेगी ना। अभी तो मसलन उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि 54 डेज में ये होना है, फला डोज में। जब ये इतने दिन की बिल्कुल प्रिसिशन से, बारीक बीनी से तारीखें दे रहे हैं, तो इलेक्शन की भी दे दें। ठीक है जी, ये एक बहुत अहम बात है। और हमारी पोजीशन यही है, लेकिन इसमें रहते हुए शहरी रहमान साहब, कुछ छोटी जमातें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, छोटे सूबों से जिनका ताल्लुक है, वो उनके मरदमशुमारी पर, हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना ज़रूरी इनको समझा जा रहा था। आप इनको किस तरह से देखती हैं अगर इलेक्शन कमीशन इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करता है? देखिए, हमारे भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने सुने भी होंगे, और शफ़ाफ़ियत पे भी, और जिस तरह ये डिजिटल सेंसस हुआ है उस पर भी थे। ये नहीं कि सिर्फ छोटी जमात है। अव्वल तो हम नहीं समझते कि कोई छोटी जमात है, कोई बड़ी जमात है। ये सारे अवाम के फैसले होते हैं जी। और कभी भी कोई छोटी जमात हो सकती है, सुबह को कोई एक दिन आपको, तो ये अगर आप अवाम की हुक्मरानी में यकीन करते हैं तो हमारा नहीं ख्याल है कि कोई छोटी बड़ी जमात है। अच्छा। सबका एक वजन होता है, सबका एक मौक़िफ़ होता है, और हम एहतराम और इज्जत और देखिए मैच्योरिटी की सियासत करना चाहते हैं, जिसमें गुफ्त शनीद और एक रास्ते निकालने मुश्किल हालात में एक तरीका होता है। लेकिन इसमें एक सिरात तो मुस्तकीम हम कहती हूँ जी, हम सब कहते हैं, और पीपल्स पार्टी का एक ये उसूली मौक़िफ़ रहा है कि इस हम नॉर्थ स्टार जिसे कहते हैं, आप सिरात तो मुस्तकीम से हट गए आइन के, तो फिर वो बात दूर तक जाती है, फिर आप एक स्लिपरी स्लोप पर आ जाते हैं। और पाकिस्तान की तारीख अफसोस से मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली रही। अब इसमें अब देखिए निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत कुछ बड़े फैसले भी ले रही है, कुछ मईशत के हवाले से फैसले हो रहे हैं, निजकारी के फैसले हो रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत का तो काम इलेक्शन कराना है, लेकिन निगरान वजीर आजम अमरीका का दौरा कर रहे हैं और निगरान वजीर आला भी दौरे कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं, जो निगरान हुकूमतें इस वक्त जो फैसले ले रही हैं, क्या ये निगरान हुकूमतों के करने के काम है? जी, मैंने जो आवाज सुनी न्यूयॉर्क से वही थी जो हमारी पिछली यूएन जनरल असेंबली में थी, एग्जैक्ट वही थी। हमने पिछले जो 2022 के बहुत बड़े और तूफानी सैलाब जो आया था, मतलब सेंचुरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैलाब आया था, हमने उसको क्लाइमेट जस्टिस और माहौलियाती इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में, उसके जाविये में उसको फ्रेम किया था। यही नहीं तो फिर वही 2010 की फ्लड की तरह बहुत बड़ा फ्लड आया पाकिस्तान में, आया और गुजरा जी। तो उस तरह हमने नहीं फ्रेम किया, हमने कहा ये गर्माइश की वजह से हो रहा है, आप साइंस से लिंक करें। और ये जिम्मेदारी थी कम से कम मेरी मिनिस्ट्री की कि मैं इसको कैबिनेट को ये कहूँ कि ये इसलिए हो रहा है। और हाँ, आप अपना मुकदमा भी इस तरह लड़ें कि आप 1% से कम इमिटर हैं जी, आपकी तो ग्रीन हाउस गैसेज ही इतनी नहीं है कि इतनी गर्माइश और इतने फिर उसके दूरस असरात हो, और आप फ्रंट लाइन में हैं, आप बिल्कुल सफ़े अव्वल में खड़े हैं ऑलमोस्ट क्लाइमेट चेंज के मुज़िर असरात के हवाले से। तो ये बात, सारी बातें उस यूएनजीए में प्राइम मिनिस्टर ने भी की, फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने की, फिर मैंने की, हमने अपने अपनी सतह पे सारे इवेंट्स में ये बातें की। फिर COP28 में आपने देखा, 27 में आपने देखा कि हमने वहाँ बहुत ही आखिरी दिन तक, आखिरी रात तक, सुबह 3-4 बजे ये सारे फैसले हुए, COP खत्म भी हो जाती ऑफिशियली, बैठे रहे और ये लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया, हमारा लीडरशिप रोल बन गया। वही बातें जो पेरिस अभी कॉन्फ्रेंस में हुई थी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को आगे जाना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, उनको कैपिटलाइज करें, उनका लेंडिंग पावर दें, हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज को तकवीत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मतलब डेट है, कर्जाजात हैं, तो ये जितना भी एडेप्टेशन को दें, 100 बिलियन डॉलर्स जो कमिट हुए थे एनुअली वहाँ कॉप पे बहुत साल पहले, उसको ऑपरेशनलाइज को, तो ये नई बातें नहीं की गई। अच्छा है कि तसलसल बरकरार रखा गया है। मुझे नहीं पता इतने हाई लेवल की जरूरत भी थी कि नहीं, लेकिन ये बातें मतलब
की गई हैं और पिछली हुकूमत के ही तसलसल में हो रही हैं, कोई नई बात इजाद नहीं हुई है। और इन्वेस्टमेंट भी जाहिर है पाकिस्तान को अशद जरूरत है। लेकिन देखिए बात सिंपल सी है, इन्वेस्टमेंट आएगी स्टेबिलिटी के साथ, इस्तेकाम के साथ आती है इन्वेस्टमेंट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और स्टेबिलिटी और इस्तेकाम जो है आपकी सियासी तसलसल और माहौल पर मबनी होती है। ठीक है, उसके बगैर आपको लगता है ये वो नहीं आ सकता। असली शहरी रहमान साहब, मुझे ये बताइए, पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जिनका जिक्र होता रहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने किया, इलेक्शन में ताखीर कहीं उससे जुड़ी हुई तो नहीं है? जो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और किसी एक जमात को, मैं नाम ले देता हूँ, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाती है कि उनको कोई फेवर जो है वो दी जा रही है, तो आप समझती हैं ये दोनों मामलात एक दूसरे से लिंक तो नहीं है? देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हर इलेक्शन से पहले होगी। ये मैनिफेस्टोज इस वक्त लोगों के झंडे अपने अपने गाड़ेंगी, पार्टियां वो अपने अपने मंशूर और मौक़िफ़ पे लड़ेंगी। किसी का गरीब की तरफ रुझान होता है जैसे पीपल्स पार्टी का और एक आईनी गवर्नेंस पे होता है। तो मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ कि हम तो देखिए अब लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए क्या करेंगे, वो नहीं सुनना चाहते कि आपकी नून से परसों ये लड़ाई थी और कल ठीक हो जाएगी या आपकी आज उनसे क्या, वो सुनना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए करेंगे क्या। जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मैं यूथ के लिए क्या करना चाहता हूँ, यूथ कार्ड की बात की, ट्रेनिंग सेंटर्स की बात, ये लोगों के असली इश्यूज हैं। और अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक बात करनी है तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स इतने हो गए थे कि हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। जी, हम खुद कफील होने लगे थे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। ये चीजें लोगों को मैटर करती हैं। मैं और आप जो है ना अपना मतलब दानिशमर, आप तो होंगे, मैं तो नहीं हूँ, मेरी तो महदूद सोच है, लेकिन मैं भी जो आपसे बात करूंगी वो लोग अब कहेंगे हमारे मसले आप कब हल कर रहे हैं, आप लड़ते रहें जी आपस में। मैं नहीं समझती ये हमें जेब देता है कि हम लड़ते रहें। जिसने भी ये बात शुरू, बात तो है कि जी के सामने लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए होना चाहिए। सिंध की डेवलपमेंट स्कीम्स जो रुकी हैं वो क्यों रुकी, मैंने नहीं कहा कि रुकी हैं, मैंने नहीं कहा कि उनके लोग अभी क्या काबीना में हैं कुछ। ठीक है, ये तासुर तो फैल गया है ना, उसको डिस्पेल करना मेरा काम नहीं है, आपका काम है, लेकिन लोग। राइट, ठीक, बहुत शुक्रिया। शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, बात करी थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान, हल्का बंदियों का काम, इलेक्शन के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, क्या अब यह खत्म हो जाएगी? जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो दूर हो जाएंगे? और क्या अभी भी कोई रुकावट हो सकती है इलेक्शन की राह में? इस पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो फैसला है आप इसको किस तरह से देखते हैं, और क्या सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन के हवाले से वो अब दूर हो जाने चाहिए या हो जाएंगे? देखो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू से ही 17 अगस्त को ही जब उन्होंने हल्का बंदियों के बारे में अपना रोड मैप दिया, उस वक्त उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया था कि हम हल्का बंदियां जो है वो 14 दिसंबर को मुकम्मल करेंगे। लेकिन बाद में पार्लिमानी पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन से मिलती रहीं तो उनकी ख्वाहिश थी जनाब इस प्रोग्राम को कुछ कम करें, रिड्यूस करें, तो उनके कहने पर उन्होंने इसको 30 नवंबर पे ले आए, 14 दिन पीछे कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने बार बार कहा था कि जनाब हम ये 30 नवंबर को, जब ये जाहिर है जब 30 नवंबर को हल्का बंदियों का गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई जवाब ऐसा नहीं था कि वो कोई इंतखाबी शेड्यूल जारी करने में कोई ताखीर ही करते। लेकिन हल्का बंदियों को कराने के बाद ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना एक शेड्यूल देने का फैसला कर लिया और उन्होंने बता दिया कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 57 है उसमें लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा तो कम से कम जो है वो 54 दिन
ज्यादा से ज्यादा 54 दिन, कम से कम 48 दिन होते हैं इंतखाबात करवाने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको 54 डेज दिया है, जिसकी बना पर ये इलेक्शन 24 या 25 जनवरी को हो जाएंगे लाजमी तौर पर इलेक्शन एक्ट 57 के तहत। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन की तारीख देने का मजाज है, उन्होंने आज उसी कानून के मुताबिक जो इख्तियार दिए गए थे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया इंतखाबात जो हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो ये सब तमाम मामला जो हैं वो कानून के मुताबिक ही हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तैयारी मुकम्मल कर चुका है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। सबसे बड़ी अहम बात होती है ज़ाब्ता इस्लाह को मुकम्मल तैयार हो गया। 4 अक्टूबर को तमाम सियासी जो पोलिटिकल पार्टी जो है पार्लिमानी पार्टी उनको तलब किया है, उसकी मौजूदगी में वो ज़ाब्ता इस्लाह की मंजूरी भी हो जाएगी। इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से भी कह दिया है कि 12.5 करोड़ वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन की 1 लाख इमारतें जो है वो तयन कर ली है, उसकी भी मुकम्मल तौर पर तमाम बिल्डिंगें देख ली उन्होंने, उसका भी नोटिफिकेशन करने वाले हैं। और साथ साथ तकरीबन 15 लाख का स्टाफ है, वो 422 चीफ सेक्रेटरियों के तावन से वो सारे स्टाफ की लिस्टें जो है वो इलेक्शन कमीशन को पहुंच चुकी है। अब एक मसला रह गया है, वो है रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमीशन ने 2 रास्ते इख्तियार किए हुए हैं। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जब आप हमें अपना जुडिशल ऑफिसर दे दें, अगर उन्होंने ऑफिसरान दे दिए तो रिटर्निंग ऑफिसर हाई कोर्ट की जुडिशल ऑफिसर हो जाएंगे। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इस रिक्वेस्ट को नामंजूर किया या मुस्तरद कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दूसरा ऑप्शन किया हुआ है कि वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से लिए जाएंगे। उनकी लिस्टें भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुकी है और उन्होंने एहतियातन एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं रिटर्निंग ऑफिसर उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर दी है पिछले हफ्ते। तो सारी तैयारियां हैं, स्टेशनरी भी आ चुकी हैं, बैलेट पेपर भी आ चुके हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तमाम तैयारियां मुकम्मल है। अब खुदा करे कि हमारा जो शेड्यूल आने के बाद तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में रैली निकालें, बाकायदा कानून मीटिंग करें, सारा कुछ करें और अपने वोटों को पार्लिमानी बोर्ड के जरिए अपनी पार्टी को टिकट भी प्रोवाइड कर दें। ये सारी चीजें अब तमाम बॉल जो है वो हमारी सियासी पार्टियों की कोर्ट में चली गई है कि वो अपनी तैयारी करें। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो जाने हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये बेहतर है, हमें इसके बारे में खुश हैं। इसका एक अहम बात यह है, आपकी वसात से हम कह देते हैं कि मीडिया ने बहुत जंग लड़ी है, सारा क्रेडिट जाता है मीडिया को, पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है। सबसे बड़ी जंग लड़ी है, शोर पैदा किया है, हुकूमत को मजबूर किया, इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया, बैनुल-अक़वामी इदारे जो है वो भी अलर्ट हुए, ये सारा मीडिया ने किया है। तो अब ये जो मैसेज जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब खिताब फरमाएंगे तो मुमकिन है वो अपने मीडिया में या प्रेस मीडिया में या प्रेस ब्रीफ में ऐलान कर देंगे कि ये इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करने का हुक्म जारी कर दिया है, इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं। ये बैनुल-अक़वामी फोरम पर भी बात चली जाएगी चंद रोज के बाद। तो एक अच्छी बात है, खुशहाल है। बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे, अगर ये जस्टिस उमरता बंदियाल साहब जो हैं अगर ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 22 मार्च का फैसला मुस्तरद न करते, कदम करार न देते तो 8 अक्टूबर को तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतखाबात करवा देने थे और मुश्तरका वफादात कौंसिल अगर गजट नोटिस जारी कर दी तो इलेक्शन कमीशन कहता है चूंकि हमने शेड्यूल जारी कर दिया है तो हम आपके फैसले को नजरअंदाज करते हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, 14 मई कभी 30 अप्रैल कभी 7 के बाद, इनकी वजह से ये इलेक्शन डिले होते चले गए, वरना तो लेकिन सर वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला तो सर अभी भी है और पिटिशंस वहां पर हैं। आपको लगता है कि ये मामला अभी कोर्ट में इस मामले के रहने का कुछ जवाब है, या जो पिटिशंस दायर की गई हैं उनका अभी भी कोई जवाब है? नहीं, जब कोर्ट का तो अपने फैसले होते हैं, सारा एहतराम करते हैं कोर्ट का, लेकिन कोर्ट को भी चाहिए ना कि जमीनी हकायक को देखे ना। जब इलेक्शन कमीशन ने जमीनी हकायक के मुताबिक कहा कि जी हमें तो फंड नहीं मिल रहे और पार्लियामेंट ने भी इनकार कर दिया जी हम फंड नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद हमारे जो अस्करी क़यादत है उन्होंने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हमारी मजबूरी है, हमें जिसमें ताखिरी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ से आ गई थी कि जनाब आप इलेक्शन 14 मई को करवाएं। तो 14 मई को कैसे इंतखाबात होते जबकि आपको फंड भी नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही। पोलिंग स्टाफ ने इनकार कर दिया था कि जब तक अफवाज पाकिस्तान जो हमारी पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचेगी, हमारी हिफाजत की जमानत नहीं देगी, हम आपकी ड्यूटी नहीं सरंजाम देंगे। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने
जस्टिस उमरता बंदियाल को बताई थी इन चैम्बर में, तो वो उन्होंने फौरन आर्डर जारी कर दिया कि जनाब मैं आपके फैसले को कायम करा देता हूँ, 14 मई को इंतखाब करवा दिया। 14 मई भी गुजर गई, सब कुछ गुजर गया, और इलेक्शन तो जनवरी के आखिरी हफ्ते भी हो रहे हैं। बस उमरता बंदियाल साहब बैठ के अखबार पढ़े, क्योंकि मेरा फैसला तो हवा में उड़ गया। तो फिर फैसले को करें तो जमीनी हक़ाइक़ के आइन मुताबिक हो, क्योंकि आइन जो चलता है ना, आइन वो जमीनी हक़ाइक़ के साथ साथ चलता है। तो जमीनी हक़ाइक़ अगर कोई खुदा ने खासा इत्तेफाक राय पर ना हो सके तो फिर आइन जो होता है वो आगे पीछे हो जाता है, और उसके लिए फिर आर्टिकल 254 भी जमानत देता है। ये सारी चीजें हैं। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ कि अगर ये उमरता बंदियाल साहब बीच में ना आते तो 8 अक्टूबर को इंतखाबात हो जाने थे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये कानूनी इख्तियारात है कि जब शेड्यूल जारी कर दे तो कोई किसी तरह से बदल नहीं किया जा सकता। फिर ये मुश्तरका फदात को का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज कर देना था, लेकिन बहरहाल वो शेड्यूल मनसूख हो चुका था, कायम हो चुका था। लामौला उन्होंने आर्टिकल 51 के तहत हल्का बंदी तुम्हारी पड़ी, और इलेक्शन जो है वो 3-4 महीने के लिए ताखीर का शिकार हो गए। ये सारा जो क्रेडिट जाता है वो बंदियाल को जाता है। क्रेडिट जो है वो आप उनको देते हैं। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां कर रही है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ एक दिन पाकिस्तान में क़याम के बाद अचानक ही दोबारा लंदन रवाना हो गए। वो लंदन में 1 माह क़याम के बाद 2 रोज पहले वतन वापस पहुंचे थे। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के लंदन जाने की तस्दीक करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ लंदन पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर जा रहे हैं। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट, सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी लंदन रवाना हो गई हैं। आज उससे पहले मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई थी, जिसमें दोनों ने लंदन जो उनकी रवानगी है पार्टी कायद की वतन वापसी पर जो इस्तकबाल होगा और जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनकी वापसी की राह में, उन पर गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर की तारीख दे चुकी है। क्या मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे? सियासी हिकमत अमली क्या होगी? इंतखाबात क्या ऐलान हो चुका है? तो अब मुस्लिम लीग नून इस वापसी की और इंतखाबात की तैयारियां किस तरह से कर रही है, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कोऑर्डिनेटर बिलानी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल कैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कैनी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये रवानगियां जो हुई हैं, शहबाज शरीफ आए वापस चले गए, मरियम नवाज भी वहां पर हैं, तो ये एकदम से क्यों रवानगियां हुई हैं और क्यों हलचल, ऐसा लगता है, ऐसा तासुर जा रहा है कि कोई हलचल मची है मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब, आपने देखा कि हमारी जो पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कल एक ऑफिशियल पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट भी इस हवाले से इशू की है कि वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बुलाने पे लंदन गए मशावरत के लिए, और जल्द उसके बाद मशावरत के बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा तो जी एक वो पर्सनल रीजंस की वजह से गई हैं। उनकी बेटी की तालीम है और उनकी एजुकेशन का सिलसिला वहाँ पे अब शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो वो तो उस वजह से वहाँ पे गई थी, और यकीनन जब वो वहाँ पर होंगी तो उनकी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी और कुछ यकीनन पार्टी उमूर पे भी बातचीत होगी। मगर वो एक कोइंसिडेंटली जिस तरह आप कहें कि टाइमिंग हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब जी, देखिए, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बुलाने पे वहाँ गए और जल्द मुशावरत करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये हालिया बयानात हैं बिलाल कैनी साहब, मगर मियाँ साहब के उनको कुछ जोड़ा जा रहा है और ये तासुर बन रहा है। उन्होंने बात की है एहतसाब की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया कि कोई रवैया बड़ा जारहाना होने वाला है और सियासी बयानिया भी आप लोगों का बड़ा कोई जारहाना हो जाएगा। इस तासुर को आप किस तरह से देखते हैं पार्टी के हवाले से? जी, देखिए, आपने देखा है कि पिछले चंद दिनों में हमारी पार्टी में बहुत जोश व खरोश है और बहुत तैयारियां भी हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, और कारकुनान की ये अरसा दराज से ख्वाहिश भी थी और
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद भी आना चाह रहे थे, तो 21 अक्टूबर की वो डेट सेट हुई और उसकी जोशो खरोश से तैयारियां जारी हैं जी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान पर इंशाल्लाह हम ये इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि बहुत हमारी पार्टी के ऑल अक्रॉस द बोर्ड सारे रैंक्स में लोग बड़े पुरजोश इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो देखिए वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। और उस हवाले से हमारी पार्टी मीटिंग्स और एक्टिविटीज़ भी आपने पिछले दिनों में देखी होंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत इधर इस्लामाबाद भी आई हैं, हमारे KP के खैर AJ के गिलगित बल्तिस्तान के चैप्टर से, पंजाब की हमारी मीटिंग हुई, टिकट होल्डर, मतलब कि हमारी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। दीगर विंग्स की, स्टूडेंट फेडरेशन की, MSF की हमारी कल हुई। तो आप देख रहे हैं कि हम जब मैं उन सब में अमल में जी मौजूद रहा हूँ और उसका हिस्सा रहा हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और जहाँ तक आपने बात की बयानिए की, देखिए नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे कामयाब स्टेट्समैन हैं और प्राइम मिनिस्टर भी। देखिए पिछले 3 दहाइयों में इस मुल्क में अगर किसी ने तरक्की पाकिस्तान को दिलाई है, कोई भी तरक्की की अलामत आप उठा के देख लें तो उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का नाम है। और जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो हमारे मुल्क के दरीना मसाइल हैं, उनका भी जो हल है वो नवाज शरीफ साहब ने दिखाया है कि वो प्रोग्रेस करके दिखा सकें। और हम यकीनन, आपने कल देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक वो हमारा एक नारा भी बल्कि कल उन्होंने कल मुतारफ़ कराया था कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। तो बात यह है बुनियादी तौर पे कि आगे जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, जो बुनियादी तौर पे अभी महंगाई और गुर्बत का एक मसला है, उसकी असल वजह की शनाख्त करना, इन मसाइल का दरीना और मुस्तकिल हल निकालना, ये बार बार जो हम कुछ साइकिल्स में जाते हैं इसका हल निकालना। और इन मुश्किल हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके पास वो तजर्बा है, वो कद काट है, वो सियासी समझबूझ है, वो वेट है कि वो इन मसाइल का हल भी निकाल सकें और हमारे मुल्क को सही समत पर फिर से लेके जा सकें जहां पे 2017 में। लेकिन कियानी साहब, ये जो अभी अब इंतखाबात का भी ऐलान हो गया है और जनवरी के आखिर में इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे दी है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अच्छा फैसला है या किसी और तरह से इस फैसले को देखते हैं? जी देखिए, नवाज शरीफ साहब की कोई बयानिया में कोई ऐसी बात नहीं है, जो बातें वो पहले नहीं करते आए। नवाज शरीफ साहब की बातों में एक कंसिस्टेंसी रही है और आपने देखा है कि यकीनन हम ये समझते हैं कि 2017 में जिस प्रोजेक्ट के तहत वो नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, जिसमें रियासत के सारे सतून इस्तेमाल किए गए, जिसमें कुछ अहम किरदार थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का ज़ाती तौर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान किया, जिसकी कॉस्ट आज तक मुल्क अदा कर रहा है। और हम ये समझते हैं कि ये आज भी अगर ये महंगाई और बेरोज़गारी या गुर्बत जो जिस सतह पे पहुंची हुई है, उसकी बुनियादी वजह वही प्रोजेक्ट है, वो फेल्ड प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो हुआ। तो देखिए ये इसको अगर आप जारहाना समझते हैं या जो मर्जी कहें, वो एक अलग बात है, वो एक कमेंट्री है, मगर इस मुल्क की जो हकीकतें हैं उससे हम नज़र नहीं हटा सकते। नवाज शरीफ साहब 3 दहाइयों से इस मुल्क में बार बार उनको जब भी मौका मिला, उन्होंने इन मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद मुल्क में जो प्रोग्रेस और तरक्की ला सकते थे वो की थी। 90 की दहाई में हमारी मईशत ओपन हुई और लिबरलाइज हुई तो उन्हीं के टाइम पे हुई। 97 से 99 के अंदर कू से पहले इस मुल्क में एटमी धमाकों का मुश्किल फैसला करना और उसके वक्त पे फिर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना, उसके नतीजे में जो सैंक्शंस हुई थी उसको भी मैनेज करना, और फिर 13 से 18 तक, 13 से 17 तक खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के टर्म में जो तरक्की का सफ़र हुआ, जिसमें लोड शेडिंग का खात्मा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, मुआशी आपकी स्टेबलाइजेशन थी और रिफॉर्म्स की तरफ मुल्क जा रहा था। तो देखिए बार बार इन गवर्नेंस मसाइल और जो हमारे मुल्क के कुछ मसाइल रहे हैं उसके बावजूद उनने काम करके दिखाया है जी। तो वो उनसे बेहतर कोई भी प्लेस्ड नहीं है इस मुल्क में जो समझ सकता है कि वो क्या बुनियादी मसाइल हैं जिसका हमें अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, अपनी रियासत की सतह पे हमें जिनका मसाइल या उसका हसला या उसका शनाख्त करके उसको सॉल्व जब तक हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो देखिए बातें नवाज शरीफ साहब अपने तजर्बे के मुताबिक, और देखिए अब बात नवाज शरीफ साहब और के लिए अब वजारत उज़्मा पे फिर से आना, ये है हुकूमत का हसूल जो है वो बुनियादी मकसद, वो एक मकसद यकीनन हमारा सियासी जमात का होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम उससे आगे परफॉर्म करके आवाम की खिदमत कर सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं। मगर उनका सिर्फ एक हुकूमत की हद तक उनका एक विजन नहीं है। उनका विजन ये है कि उनके 3 दहाइयों का जो एक्सपीरियंस है उसके नतीजे में
आगे अब वो जो समझते हैं कि इस मुल्क की बुनियादी मसाइल का मुस्तकिल हल, सस्टेनेबल हल क्या है, वो उसकी निशानदही भी करेंगे और उसका हल भी बताएंगे। और जवाब दिया जो मियां साहब के जारहाना रवैये के हवाले से, उनके सियासी बयानी के हवाले से तासुर है, लेकिन वो इंतखाबात वाले मामले का अब तो ज़ाहिर बात है ऐलान हुआ, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? पार्टी क्या देखती है? ये कोई ठीक फैसला है? देखिए, अभी तक तो मैं पार्टी की तो जी कोई ऐसी मीटिंग में मैं आपको कहूं कि पार्टी की तरफ से कोई मौक़िफ़ देने की तो पोजीशन में नहीं हूं। मैं बतौर एक पार्टी का कारकुन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हम कहते आए हैं कि इलेक्शन कमीशन ही वो आइनी बॉडी है जिसने फैसला करना है कि इलेक्शन की तारीख कब होनी चाहिए। हम बतौर सियासी जमात इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन जब भी होगा हम डट के लड़ेंगे, कभी भी इलेक्शन से हम घबराए नहीं हैं। और पहले भी इंशाल्लाह आपने देखा पिछली 3 दहाइयों में सबसे कामयाब इलेक्टोरल जमात इस मुल्क में अगर कोई रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस रिलीज दी है, अगर इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक जो स्केड्यूल देगा तो हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं जी। जब भी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, जो भी इलेक्शन कमीशन ही क्योंकि वो बॉडी है जिसने इंप्लीमेंट भी करना है, जिसकी आईनी जिम्मेदारी है, तो उसके मुताबिक जो भी स्केड्यूल आएगा हम उस पर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और डीलिमिटेशन के बारे में भी उन्होंने एक रोड मैप दिया है, 27 सितंबर की तारीख दी है जिसमें वो इब्तदाई डीलिमिटेशन शाया करेंगे। तो देखिए, वी स्टैंड रेडी फॉर इलेक्शंस और हमने पहले भी यही कहा है कि वही आईनी बॉडी है और जो भी इलेक्शंस का स्केड्यूल आएगा हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह। कुछ अभी बात हो रही है जो मुआशी मामलात हैं उन पर, और कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है, गैर यकीनी कम करनी होगी हमें इस वक्त, और फिर ही ये जो माली मामलात हैं, जो मुआशी मामलात हैं, उनमें हम कोई बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि ये आपका जरा सब्जेक्ट भी है, तो इस वजह से मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये इलेक्शन कराने का जो ऐलान है इसके बाद कुछ स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी? जी देखिए यकीनन सियासी इस्तेहकाम तो इलेक्शंस होने से या इलेक्शन की तारीख के ऐलान होने से आई थिंक, या कम अज़ कम इनको ये कहने से कि आखिरी हफ्ते में होगा, तो यकीनन जो सर्टेनिटी का लेवल है वो बढ़ गया है। और यकीनन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सियासी इस्तेहकाम जो कि मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, उसके लिए यकीनन हम इलेक्शंस दरकार हैं। जहाँ तक आपने बात की केयर टेकर सेटअप की, तो देखिए उसका तो काम यह है कि मिसाल के तौर पे जो IMF के साथ एक मुआहदा हमारी हुकूमत स्टैंड बाय अरेंजमेंट करके गई थी, जो कि 9 माह का मुआहदा था, उसको उन्होंने ऑन ट्रैक रखना है। उनका केयर टेकर हुकूमत का एक एम्बिट होता है जिसके अंदर उन्हें रह के काम करना होता है। मेजर पॉलिसी डिसीजंस तो बुनियादी तौर पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, मगर जो डे टू डे मैनेजमेंट है और मईशत को ऑन ट्रैक रखना है, जो फिस्कल टारगेट्स एग्री हुए में हैं, उन चीज़ों को मैनेज करना डे टू डे, वो यकीनन उनका काम है, तो वो उनको करना चाहिए। तो देखिए, बात यह है कि हम 2017 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में एक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके एक टेक ऑफ स्टेज पे थे, जहाँ पे हम वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी जो हमारी मईशत की ज़रूरत है। बदकिस्मती से 18 से 22 के दरमियान जो तबाही हुई, उसके बाद 1.5 साल ये पिछली हमारी हुकूमत ने, जो इत्तेहादी हुकूमत थी, उसने ये आग बुझाई, मईशत को स्टेबलाइज किया। अब केयर टेकर गवर्नमेंट उस स्टेबलाइज्ड कंडीशन के अंदर वो उसका काम है कि वो उसको बिगड़ने से बचाए। और इंशाल्लाह इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी और हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं कि हमें फिर से मौका मिलेगा, तो हम वो रिफॉर्म एजेंडा डे 1 से इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारी मईशत की ज़रूरत है और जो हम 2017 में कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट से पहले। उसमें कुछ फैसले तो लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर निजकारी का फैसला हो रहा है, SIFC के प्रोजेक्ट हैं, कुछ और भी जो है वो मुआशी मामलात के हवाले से अहम फैसले लिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है ये देरपा फैसले होंगे या एज ए फिस्कल पॉलिसी ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आने वाली हुकूमत, लेट्स से अगर नून लीग की हुकूमत आती है, तो वो इन्हीं पॉलिसीज के साथ कंटिन्यू करेगी? जी देखिए मैं ये समझता हूँ, इस बारे में मेरी राय ये है जी कि चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के फैसले हों या कोई भी ऐसी प्रोसेस हो जिसमें पॉलिसी फैसला हुआ हो और उसकी कंटिन्यूएशन हो, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पिछली हुकूमत के टाइम पे कैबिनेट डिसीजन हुआ है या कोई प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन की चली हुई है, उसको तो अगर कंटिन्यू किया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज़ आई थिंक कि केयर टेकर गवर्नमेंट को जनरली यही कोशिश करनी चाहिए
कि वो डिसीजन ज़रूर ले जिससे डे टू डे मुआशी आपकी स्टेबिलिटी रहती है, मगर जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हों या अदरवाइज़ हों, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए वो ग्राउंड सेटिंग तो ज़रूर कर सकती है, वो तैयारी तो ज़रूर कर सकती है, वो रेगुलेटरी मसाइल तो हल कर सकती है, वो जो लिटिगेशंस, मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन भी किसी इदारे की ऑर्डरली करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रिक्विजिट्स होते हैं, वो तो उसके ऊपर तो वो काम कर सकती है, मगर मेरा ख्याल से जो एक्चुअल अमल है या मेजर फैसले हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को ही करने चाहिए और उनके लिए छोड़ दें। राइट, बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, हमसे बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के जो कत्ल का मामला है, उस मामले पर उसके बाद से जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि आज़ाद खालिस्तान तहरीक और ज्यादा जोर पकड़ गई है। इस वाकये के खिलाफ दुनिया भर में जो सिख बिरादरी है उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, और दुनिया भर में जहां जहां सिख मौजूद हैं वहां पर वो बिरादरी जो है वो भारत के खिलाफ मुजाहरे भी कर रही है। आज एक और जो सिख रहनुमा है उनको भी कनाडा में कत्ल कर दिया गया। 3 रोज पहले कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि कनाडा में हलाक होने वाले सिख रहनुमा में जो भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। अब इस बयान के बाद से कनाडा और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं। जो भारतीय जो सिफारतकार थे उन्हें मुल्क बदर भी किया गया, जबकि भारत ने कनाडा का इल्जाम मुस्तरद करते हुए जवाबी कार्रवाई में सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया। पाकिस्तान ने भी इस पर अपना रद्दअमल देते हुए कहा है कि भारत का ये जो नेटवर्क है वो आलमी सतह पर फैल चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि कई दहाइयों से भारतीय एजेंसी जो है वो जनूबी एशिया में इस तरह के वाकयात में मुलव्वस रही है, सरगर्म रही है, और पाकिस्तान में भी इसी तरह से टारगेट किलिंग और पाकिस्तान को भी जासूसी का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी कनाडा का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करते हुए भारत को कनाडा से तहकीकात में ताउन करने का कह दिया है। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात इंतहाई संजीदा नोयत के हैं और इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। फिर इसमें बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो है वो भी अब मैदान में आ गया और उन्होंने भी ये मामला पार्लियामेंट में उठा दिया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद और फिर और भी उनके साथ जो सिख मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा किया है। अब भारत और कनाडा के दरमियान ये जो कशीदगी है, अब इसके बाद भारत ने भी कुछ एक्शंस ली हैं अपने शहरियों के लिए। जो है वो कनाडा ने एक तरफ तो जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी और कनाडा ने भारतीय हुकूमत की जानिब से जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी कनाडा में मुकीम भारतीय शहरियों के लिए, उसको मुस्तरद करते हुए कहा है कि कनाडा तमाम लोगों के लिए महफूज मुल्क है। अब ये मामला जो है वो सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिख बिरादरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद है और ऐसा लगता है कि जहां जहां सिख बिरादरी मौजूद है वो भी अब इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिफारती मसला जो है ये मामला बन गया है। अब देखिए इस मामले का आगे क्या होता है, लेकिन इस मामले से जो भारत की जो सियासत है, जो तरीक़ाकार है, जिस तरह से भारत के अपने अंदर इन मामलात को हैंडल किया जाता है, वो तमाम मामलात में जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।